हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के अंदर आज की क्लास के अंदर अपने मृदा निर्माण की जो प्रक्रम है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पीछे की क्लास के अंदर अपने चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से हुआ, चट्टानें टूटती किस प्रकार से हैं, जिसके अंदर अपने भौतिक या यांत्रिक कारक देखे। उसके बाद रासायनिक कारकों के बारे में अध्ययन किया और इसके बाद अपने जैविक जो कारक थे उनके बारे में भी अध्ययन किया कि किस तरीके से ये तीनों जो कारक हैं वो चट्टानों को तोड़ते हैं, चट्टानों का अपक्षय होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे जल और वायु, जिसको जलवायु कारक बोला गया, तो उनके बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में अपने कि चट्टानों के टूटने के बाद कितने प्रक्रम होते हैं, जिसमें जो मृदा प्रोफाइल है, जो मृदा का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले अपने आता है ह्यूमिफिकेशन आता है, ह्यूमिफिकेशन। तो ये सबसे पहली प्रक्रम है, पहली प्रक्रिया है चट्टानों से मृदा का निर्माण की, कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं जो पृष्ठ मृदा यानी कि ऊपरी परत पर जमा होते हैं, तो उसी के अंदर ही अपना ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। यानी कि जो अपने ओ संस्तर के बारे में पीछे अध्ययन किया था, ओ, ए और बी, तो जो ओ संस्तर होता है उसको ही ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है, जिसके अंदर सड़ी गले जीव जंतु या पेड़ पौधों की टहनियाँ वगैरह होती हैं। ह्यूमिफिकेशन मृदा कार्बनिक पदार्थों का स्रोत इसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित पत्तियां तथा पौधों के अन्य भाग एवं मृतक जंतु हैं। यानी कि इसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित पत्तियां तथा पौधों के अन्य भाग एवं मृतक जंतु हैं। इन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की संयुक्त प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। यानी कि इन कार्बनिक पदार्थों का मतलब कि ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां भी कार्बनिक पदार्थों का स्रोत हैं, पौधे भी आ जाएंगे, पौधों के अन्य भाग हैं, और जो मृतक जंतु हैं इनके अंदर भी क्या होता है, कार्बन पदार्थ होते हैं। तो इन कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, विच्छेदन होता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो इन मृतक शरीरों को या मृतक जीव जंतुओं को या पेड़ पौधे के जो अवशेष हैं उनको मृदा के अंदर मिला देते हैं, यानी कि उनका विच्छेदन हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन हो जाता है। और उसके बाद नए कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण भी होता है। तो कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की जो संयुक्त प्रक्रिया को ह्यूमिनिफिकेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया मृदा की ऊपरी सतह पर ह्यूमस परत, जिसे ओ संस्तर कहते हैं, बनाने में सहायक होती है। नहीं कि कौन सी परत बनाते हैं, ह्यूमस परत के नाम से भी जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओ संस्तर कहते हैं, बनाने में सहायक है। अब जो नम प्रदेश होंगे में सूक्ष्म जीवों की अधिकता होगी, यानी कि जो नम प्रदेश है वहाँ पे सूक्ष्म जीवों की अधिकता होगी, वहाँ पे अधिक सक्रिय होंगे सूक्ष्म जीव, जिसके कारण कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन शीघ्र होता है। ठीक है, और ह्यूमन्स एकत्रित नहीं होते। इसके बाद जब पानी इस संस्तर से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित कुछ कार्बनिक अम्लों को विलय करके नीचे की सतहों में ले जाता है और ए तथा ब संस्तर विकास को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ बने, ओ संस्तर के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ बने हैं, तो जब वर्षा का जल होता है, जो भी अपने सिंचाई का जल होता है, वो कार्बनिक पदार्थों में से जो घुलनशील होते हैं, उन घुलनशील पदार्थों को नीचे के संस्तरों में ले जाता है, जिससे ए और ब को प्रभावित करता है। अब जो नीचे के संस्तरों में घुलकर जाएगा उसको बोलते हैं निक्षालन, बोलते हैं निक्षालन। और जो नीचे घुलकर एक पैंदे में जमा हो जाता है, जम जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। जैसे अपने कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोने जब अपने कपड़े धो रहे हैं तो पूरे पानी के अंदर ही अपने को उसकी जो मैल है वो दिखाई देती है, पूरे जो पानी है वो गंदला हो जाता है ठीक है। और जैसे उस पानी को थोड़े टाइम के लिए अपने स्थिर छोड़ दें तो जो मैल होती है वो नीचे एक पैंदे में जमा हो जाती है,
तो जो घुली हुई अवस्था है या धुली हुई जिसको अपने बोलते हैं, धुलाई जिसको अपने बोलते हैं, तो वो तो क्या हो जाएगी, निक्षालन हो जाएगी। और जो धुला हुआ है, धुला हुआ का मतलब जो पैंदे में नीचे बैठ गया वो क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। तो ये अपना डायग्राम दे रखा है, जो ऊपरी पृष्ठ है जिसको अपने ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है निक्षालन आता है, ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा नीचे की सतहों में आने की क्रिया को निक्षालन कहते हैं। ऊपरी सतहों से जो कार्बनिक पदार्थ घुलकर नीचे की सतहों में आ गए उसको कहते हैं निक्षालन। निक्षालन का अर्थ धुलाई होने से है। ऊपरी सतहों का निक्षाली संस्तर भी कहा जाता है, यानी कि इनको निक्षाली संस्तर भी कहते हैं। आर्द्र जलवायु वाले स्थानों में सिलिका SiO2 निक्षालित होकर निम्न संस्तरों में निक्षालित हो जाती है। कले ए संस्तर से बी संस्तर में एक तीर्थ हो जाती है। अब ए से बै के अंदर वो चला जाएगा और बै में जाएगा तो इसको बोलते हैं निक्षेपण। कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण का अर्थ है धुला हुआ। इस संस्तर को निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम और जो आयरन इत्यादि हैं, एल्यूमिनियम और आयरन इत्यादि बी संस्तर में एक तीर्थ हो जाते हैं। यानी कि अपने अगर बात करें सबसे पहले ओ संस्तर की बात करें तो इसमें जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं, सड़े गले पदार्थ कह लो या मृतक जो जीव जंतु हैं, मृतक जो जीव जंतु हैं वो होते हैं। उसके बाद इनका जब विच्छेदन होगा तो क्या बनता है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ यहाँ से बनते हैं वो कार्बनिक पदार्थ जल के साथ घुलकर नीचे के संस्तरों ए और बी में चले जाते हैं। तो ए जो संस्तर आएगा उसको बोलते हैं निक्षालन बोलते हैं, उसको बोलेंगे निक्षालन, जो कार्बनिक पदार्थ घुलकर नीचे चले गए हैं। इसके बाद आता है बी संस्तर आता है, बी संस्तर को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण जिसमें ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से ओ और ए और बी संस्तर के बारे में अपने को देखना है। इसके बाद आता है पोडजोलीकरण आता है। पोडजोलीकरण में क्या होगा कि इस प्रक्रम में ह्यूमस का मतलब ये हो गया जो सड़े गले पदार्थ हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका विच्छेदन हो चुका है वो हो जाएंगे ह्यूमस। तथा सेक्सबी ऑक्साइड, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो एल्यूमिनियम और जो आयरन के ऑक्साइड है ऊपरी संस्तरों से बहकर नीचे के संस्तरों में जमा हो जाते हैं। यह ठंडे तथा नम प्रदेशों में होता है, यह ठंडे तथा नम प्रदेशों में होता है। क्या होता है, जो ये प्रक्रम है यानी कि ह्यूमस और ये जो सेक्सबी ऑक्साइड है ये नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पोडोजोलीकरण कहते हैं। और यह कहाँ होता है, ठंडे प्रक्रम, ठंडे या नम प्रदेशों में होता है। इस प्रक्रम में पोडजोल जो शब्द है वो रूसी भाषा का शब्द है। पोडजोल शब्द है वो किस भाषा का, रूसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है राख जैसा, जिसका क्या अर्थ है, राख जैसा। इसमें संपूर्ण सोलम का निक्षालन होने से पूरे क्षार निष्कासित हो जाते हैं और मृदाएं अम्लीय बन जाती हैं। मृदाएं क्या बन जाती हैं, अम्लीय बन जाती हैं। यह जो प्रक्रम है वो ठंडे तथा नम प्रदेशों में होता है। इसके बाद है लेटराइजेशन। अब लेटराइजेशन में क्या होगा कि ऊपर जो अपने प्रक्रम देखा पोडजोलीकरण, इसमें जो ह्यूमस और सेक्सबी के जो ऑक्साइड है वो नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। लेकिन जो लेटराइजेशन है इसमें क्या होगा कि इसमें आयरन और जो एल्यूमिनियम है ये ऊपरी संस्तरों में ही रहते हैं, ये नीचे नहीं जाते, ये ऊपरी संस्तरों में ही रहते हैं। और जो सिलिका है SiO2 जो सिलिका है वो नीचे के संस्तरों में चली जाती है। तो ये इस प्रक्रम के अंदर होगा कि आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो ऊपरी की परतों में रहेंगे और नीचे के संस्तरों में कौन चला जाएगा, सिलिका चली जाएगी। इसमें बनने वाली मृदाएं क्या होंगी, इसमें बनने वाली मृदाएं अम्लीय होती हैं। लेटराइट शब्द कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है। पीछे जो आपने देखा रूसी भाषा से, या ये लिए गए लैटिन भाषा से। ईंट के समान लाल और कठोर होना है। अब ये लाल रंग का क्यों होगा, अब लाल रंग का किस लिए होगा ये, तो ये अपने को देखने कि जो आयरन है जो Fe है, ये जो आयरन Fe है फेरिक ऑक्साइड है, ये इसके कारण जो ये क्या रहता है, ये नीचे के संस्तरों में तो जाता नहीं है, ये ऊपरी के संस्तरों में रहता है। और इसी आयरन के कारण जो ऊपरी जो परत है वो किस रंग की हो जाती है, लाल रंग की अपने को दिखाई देती है। यह लाल रंग ए संस्तर में जो ऊपरी वाली परत है ओ के बाद जो ए है उसमें ये रहता है, और उसके नीचे के जो बी और सी जो संस्तर है उसमें सिलिका चली जाती है।
तो इसमें ये फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी कि जो आयरन है वो फेरिक ऑक्साइड यानी कि हिमेटाइट की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये मृदाएं उष्ण एवं अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ तापमान क्या होता है, उच्च होता है। उच्च तापमान और भारी वर्षा निरंतर होती है। वहाँ की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ मौलिक चट्टानों का अपक्षय निक्षालन अत्यधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिलिका एवं क्षारीय पदार्थ निक्षालित होकर निम्न यानी कि नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं, और असंस्तर में यानी कि जो असंस्तर है उसके अंदर एल्यूमिनियम और जो आयरन उसके ऑक्साइडों की अधिकता हो जाती है, जिससे इन मृदाओं का रंग लाल से बादामी हो जाता है। इसके बाद आता है कैल्सीकरण आता है, और एक नीचे अपने देखेंगे डीकैल्सीकरण। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैल्सीकरण और डीकैल्सीकरण। कैल्सीकरण क्या होता है, तो कैल्सीकरण के अंदर अपने देखें कि मृदा के ऊपरी संस्तर जो होते हैं, ऊपरी संस्तर मतलब जो असंस्तर है, ए संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन तथा अपक्षेपण, यानी कि ऊपर ही ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो जमा हो जाता है, अपक्षेपण इसका बन जाता है, प्रक्रिया को कैल्सीकरण कहते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के संचरण से कैल्सी संस्तर का निर्माण होता है। जब जड़ों के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो पानी के साथ कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। यानी कि इसमें क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, जो पानी के साथ क्रिया करके कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। यानी कैल्सीकरण में क्या होगा, कैल्सीकरण के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनती है, इसका अपक्षेपण बन जाता है। यानी कि ये तो क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल, ये हो गया अपना कार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब जल अभिक्रिया करता है कार्बनिक अम्ल बनता है। उसके बाद इस कार्बनिक अम्ल के साथ जब कैल्शियम की अभिक्रिया होती है तो ये आगे अपना डाई इसमें बन जाता है कैल्शियम कार्बनिक अम्ल के अंदर, और H2 यहाँ से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से नीचे फिर दोबारा अभिक्रिया करे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण यहाँ से हो जाता है। इसके बाद देखें डीकैल्सीकरण है, तो डीकैल्सीकरण के अंदर मृदा संस्तरों में से कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निष्कासन हो जाना डीकैल्सीकरण कहलाता है। यानी कि जो मृदा की संस्तर है उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो बने थे, कैल्सीकरण के अंदर तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपक्षेपण बनता है, उसका निर्माण होता है, लेकिन डीकैल्सीकरण में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीकैल्सीकरण कहते हैं। ये ज़्यादातर आर्द्र क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये इसका क्या आ जाएगी, अपने अभिक्रिया आ जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपने करवाएंगे तो ये घुलनशील अवस्था के अंदर आ जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट अपना है लवणीकरण है। जल के अंदर लवण जो घुल जाते हैं, या तो वो नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं जहाँ वो बाष्पन के द्वारा ऊपर के संस्तरों में ही रहते हैं। तो लवणीकरण के अंदर इस प्रक्रम में मृदा के ऊपरी संस्तर अथवा पृष्ठ संस्तर में घुलनशील लवण विशेष रूप से सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम के क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब अपना हो जाएगा NaCl हो जाएगा, सोडियम के क्लोराइड, और सल्फेट हो जाएगा NaSO4, इसको अपने जैसे बोलें तो सोडियम सल्फेट यानी कि क्लोराइड और सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं। ये लवण सफ़ेद परत के रूप में मृदा के ऊपर रहते हैं। ठीक है, घुलनशील लवण हैं जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट हैं, ये मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर रहते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। मृदा में जल संस्तर का ऊंचा होना, जल निकास का उपयुक्त न होना, सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की अधिकता के कारण होता है। इसी कारण लवणीय मृदाएं बनती हैं। आपने देखा होगा कई मृदाओं के ऊपर सफ़ेद रंग की पपड़ी से जमी हुई होती है, तो वो लवणीकरण के कारण ही होता है। उसमें क्या होता है कि ऊपरी के जो पृष्ठ होते हैं, जो पृष्ठ मृदा होती है, वहाँ पे लवण एकत्रित हो जाते हैं, लवणों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वो सफ़ेद रंग की परत बन जाती है। इसके बाद आगे पेडोटर वेशन आ गया। मृदा के विभिन्न विकसित संस्तरों का आपस में मिश्रण होकर मृदा का निर्माण होता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, पेडोटर्वेशन कहलाती है। लेकिन जो मृदा के जो विभिन्न संस्तर है OAB है, तो आपस में मिश्रण होकर मृदा का निर्माण होता है, तो यह क्रिया पेडोटर्वेशन कहलाती है। सभी मृदाओं में विभिन्न संस्तरों का सम्मिश्रण होता है। यह क्रिया जंतुओं द्वारा जैसे दीमक, केंचुए, चींटियम,
खाद बनाने वाले जंतुओं, वनस्पति व केलियों के संकुचन तथा फूलने के कारण मिश्रण होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद अपने मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो काफ़ी मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक तो संश्लेषात्मक और विघटन प्रक्रम है। इसके अंतर्गत असंगठित चट्टानें अपक्षयित होकर मृदा निर्माण करती हैं। वर्षा की प्रकृति, प्रचंडता, आवृत्ति तथा वितरण का मृदा निर्माण पर सीधा असर पड़ता है। चट्टानों और खनिजों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप मूल पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद अपने देखें इसमें मेन अपने जो कारक हैं वो देखें, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक हैं। ये पूछ सकता है एग्जाम में, सक्रिय, एक्टिव और पैसिव कौन से हैं। तो सक्रिय कारक ऊर्जा प्रदान करते हैं जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। और सक्रिय कारकों में क्या आता है, जलवायु आता है और जीव मंडल आता है। वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य द्रव्यमान के स्रोत व उसको प्रभावित करने वाली दशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। ये सक्रिय कारकों को मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्थलाकृति आ जाएगा, पैतृक पदार्थ आ जाएगा और समय आ जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय कारक हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने को मृदा निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सक्रिय कारक, जिसके अंदर जलवायु और जैवमंडल है। निष्क्रिय पदार्थ के अंदर अपने देखें पैतृक पदार्थ है, स्थलाकृति है और समय है। और जलवायु के अंदर भी वर्षण यानी कि वर्षा और तापकरण है। तो इस तरीके से ये मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद इसमें अपने को ये विस्तार से दे रखा है कि जलवायु किस प्रकार से इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, जलवायु के बारे में अपने को दे रखा है किस तरीके से प्रभावित करता है। और इसके बाद अपने को दे रखा है इसके अंदर ताप के बारे में, जैवमंडल के बारे में, सभी के बारे में अपने को ये ढंग से देख लेना। स्थलाकृति हो जाएगी इस तरीके से, पैतृक पदार्थ किस तरीके से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने को अच्छे से देख लेने हैं। और इसके बाद अगर अपने देखें समय आ जाएगा, उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी अपने ध्यान से देखना है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करती है। खनिज मृदा कितने % होगी, 45% होती है। 5% है वो जीवाश्म पदार्थ होते हैं, 25% जल होता है और 25% वायु पाई जाती है। चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। और इसके बाद अपने को दे रखा है चट्टानों एवं खनिजों के विखंडन एवं विघटन को अपक्षय कहा जाता है। मृदा का ऊर्ध्वाधर काट जिसमें विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका में अ व स संस्तर को संयुक्त रूप से मृदा सोलम कहलाता है। ठीक है, जो मृदा के अंदर अपने ओ ए और बी पढ़े थे, तो अ और ब है उसको संयुक्त रूप से मृदा सोलम कहलाता है। तो फर्स्ट अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फर्स्ट जो होगा कि खनिज मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत पाया जाता है, 45% इसमें पाया जाता है। तो ये अपना हो जाएगा 45%। मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है, तो मृदा निर्माण में सक्रिय कारक अपना हो जाएगा पैतृक पदार्थ, पैतृक नहीं, जलवायु हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अभी अपने ऊपर पड़ा था मृदा निर्माण के अंदर सक्रिय कारक यहाँ पे देखें, सक्रिय कारक जलवायु आ जाएगा। ठीक है, जलवायु और जैवमंडल क्या है इसके सक्रिय कारक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जलवायु आ जाएगा। उसके बाद है चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है। चट्टानों का अपक्षय भौतिक भी होता है, रासायनिक भी होता है, जैविक भी होता है, तो उपयुक्त सभी आएगा। चौथा प्रश्न है अपक्षय के द्वारा खनिजों के साथ जल अणुओं के रासायनिक संयोग को कहते हैं। जब संयोग होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, जल योजन बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल योजन हो जाएगा, अपने देखा था पहले। ठीक है, अपचयन ऑक्सीकरण तो होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन हो जाएगा। और जल का जुड़ना जल योजन, और जल का टूटना क्या होगा, जल अपघटन होगा। उसके बाद है कांतरिक चट्टान का उदाहरण है, तो यहाँ पे कांतरिक चट्टान का जो उदाहरण हो जाएगा अपना, इसमें संगमरमर आ जाएगा। उस छठे के अंदर है वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है, तो नाइट्रोजन की होती है। कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है, तो लाइमस्टोन आ जाएगा। 8वां भूपपड़ी में ऑक्सीजन सिलिका की कुल मात्रा कितनी होती है, तो ये अपना आ जाएगा 90% आ जाएगा। उसके बाद आगे अपने देखें मृदा प्रणाली कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, 3 प्रवस्थाएं होती हैं। मृदा में ठोस आयतन का
प्रतिशत है, तो ठोस का आयतन का प्रतिशत 50 होता है। उसके बाद मृदा पृष्ठ कितने सेंटीमीटर होगी, तो 5 से 15 हो जाएगी। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण अपने को देना है। उसके बाद ये अपने को दे रखे हैं छोटे छोटे प्रश्न, यहाँ से देख लेना। पोर्टजोलीक्रम किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये अपने नम क्षेत्र में आ जाएगा। निक्षालित संस्तर किस संस्तर को कहते हैं, तो निक्षालित संस्तर है वो अपना असंस्तर कहलाता है। मृदा विज्ञान का जनक, उसके बाद मृदा अवयव बताने हैं कि इसमें जो ठोस पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ कितने हैं, कार्बनिक पदार्थ जल कितना है, वायु कितना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। उसके बाद कुछ ये लघुत्रात्मक प्रश्न अपने पास आ जाएंगे, सिंपल से हैं। चट्टानों का प्रकार, ये पूरा का पूरा अपने पीछे के जो वीडियो हैं उन सभी के अंदर अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्या किया गया है। तो आप पूरी इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले वीडियो से लेकर अपने 7 वीडियो इसके अंदर किए हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। और इसी प्रकार से पूरी बुक का अपने को यहाँ से फ्री के अंदर ही अपना पूरा अध्याय भर इस बुक को अपने कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।